द लास्ट लेक्चर ऑन डिजिटल ऑडिट। आई नो थोड़ा सा हमने डिजिटल ऑडिट को स्ट्रेच किया है, अनफॉर्चुनेटली नया चैप्टर है, डिटेल में है, कुछ कर नहीं सकते। लास्ट पार्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट एंड कुछ ऑटोमेटेड टूल्स का रेफरेंस आएगा आगे जाके। ऑनेस्टली इसमें से कुछ चीजें हम जेन्युइनली यूज करते हैं एंड आने वाले टाइम में इनका यूसेज काफी हद तक और इंक्रीज हो जाएगा। रादर आई वुड से इनमें से बहुत सारे टूल्स हम पहले भी यूज करते थे, बट दे वर द सिंप्लीफाइड वर्जन। ये वाले थोड़े से यू कैन से बेटर साइंटिफिक टूल्स हैं जिनका थोड़ा सा ऑडिट का ईज इंप्रूव हो जाता है, जिस वजह से ये जरूर हम देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको याद है कुछ टाइम पहले एक लेक्चर में एग्जांपल दिया था कैट का, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूजिंग अ ऑडिट सॉफ्टवेयर, जिससे आप ट्रांजैक्शंस का प्रोसेसिंग चेक करते हो। वैसे टूल्स आज की तारीख में डेटा एनालिटिक टूल्स कहलाते हैं। सो व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, व्हाट टूल्स वी कैन एक्चुअली पोटेंशियली यूज इन ऑडिट इन टुडेज टाइम। एक्चुअली सबसे क्लासिक एग्जांपल्स है ACL ऑडिट कमांड लैंग्वेज एंड एक आइडिया करके आता है, इंटीग्रेटिव डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए टूल आता है। आइडिया एंड ACL सबसे कॉमन ये दो हैं। इनके ही नए वर्जन्स एल्ट्रॉनिक्स करके आया है एक, मतलब देयर आर न्यू वर्जन्स। फॉर एग्जांपल पावर BI बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट बन गया, माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI हो गया या अदर थर्ड पार्टी पावर BI हो गया, जहां पे बिजनेस इंटेलिजेंस है, मतलब डेटा एनालिसिस बेहतर तरीके से करके अच्छे से डैशबोर्ड में डेटा को प्रेजेंट करने का फायदा मिलता है। ये चीज बिजनेसेस भी यूज करते हैं, अब हम ऑडिटिंग के दौरान एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी यूज करना शुरू कर दिए हैं। उसके ऊपर एक हेडिंग है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। आइए सर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर ऑल्टरिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेसेस के लिए भी ये चेंज कर रहा है एंड ऑब्वियसली ऑडिटर्स के लिए भी सिग्निफिकेंटली इंडस्ट्री यू कैन से इज चेंजिंग। सर इसमें हम क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? यू कैन यूज द क्लासिक एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डेटा एनालिटिक्स। बिकॉज देखो एक बात समझो, when you are a financial statement auditor or even if you are an internal auditor or if you are a management जो financial reports बनाने के लिए responsible है, your main and the biggest challenge is huge volume of data and obviously उस data को at the same time applicable FRF से comply करवाना, compliances बाकी ensure करना is a major challenge for anyone who works in a financial reporting domain। तो आपके लिए क्या फायदेमंद होगा? एक ऐसे टूल्स जो इस डेटा को बढ़िया से एनालाइज करके प्रॉपर सेग्रीगेशन करने में हेल्प करे, जहां पर मैं क्या करूंगा, सारे डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एक एनालिटिकल टूल में। एनालिटिकल टूल मुझे डेटा को समझने में हेल्प करेगा, डेटा को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, डेटा को रिपोर्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, ताकि हम डिसीजन मेकिंग बेटर ले पाए। चाहे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, चाहे हम मैनेजमेंट है, चाहे हम बजटरी टीम के पार्ट हैं, या हम कोई भी टीम के पार्ट है, एनीवन हु यूजेस फाइनेंशियल डेटा needs to use data analytics today। चाहे हम एक बेसिक एक्सेल से चीज करते थे, VLOOKUP यूज करके, पिवट टेबल यूज करके अप्लाई करते थे, जो एकदम बेसिक लेवल का डेटा एनालिटिक्स था, आज हम पावर BI यूज करते हैं, आज हम ACL यूज करते हैं, आइडिया यूज करते हैं, टैब्लो का इस्तेमाल करते हैं। ये सब अलग अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, टूल्स हैं, जो मुझे डेटा को एनालाइज करने का पावर देता है एंड नॉट जस्ट एनालाइज, साथ साथ में डेटा को विजुअलाइज करके देता है। मतलब देखो एक होता है देयर आर 1000 लाइन आइटम्स, फिर मैं बोलता हूं 1000 लाइन आइटम का एक सिंपल समरी है जहां पता चलता है दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स आई गेट फ्रॉम प्रोडक्ट X, दिस इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आई गेट फ्रॉम प्रोडक्ट Y, एंड प्रोडक्ट्स जो Z था, जो कभी बेचा ही नहीं आज तक, उसका मेरे को एक ही महीने में इतना रेवेन्यू आकर के मिला है। इससे थोड़ा सा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। फिर मैं इससे बजटिंग फोरकास्टिंग बेटर कर पाता हूं, कंपैरिजंस बेटर कर पाता हूं, रेशियो एनालिसिस बेटर निकाल पाता हूं। इस वजह से डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन दोनों टूल्स काफी हद तक यूजफुल है। एक ही रेस चल रहा है, कैसे एक ऐसा टूल बनाया जाए जिसमें एनालिसिस भी हो जाए, विजुअलाइजेशन भी हो जाए, सिंप्लीफाइड किया जाए कि कम से कम ट्रेनिंग आवर्स में एक इंसान को ये टूल सीखने को मिले, ताकि वो लोग 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद में 20 साल तक यूज कर सकते हैं। दैट इज अ थॉट प्रोसेस जिसके साथ में टूल्स बनाए जा रहे हैं। हम कुछ एग्जांपल्स आपके सिलेबस में बना के दिए हैं। वन इज ऑडिट कमांड लैंग्वेज, सेकंड इज ऑल्ट्रिक्स, पावर BI हो गया, केसवेयर हो गया। केसवेयर एक कनाडा बेस्ड कंपनी है, बाकी ACL, ऑल्ट्रिक्स वगैरह सब US एंटिटीज है, सारे के सारे कैलिफोर्निया बेस्ड बिजनेसेस हैं जिन्होंने सिंप्लीफाइड टूल्स बनाए हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, बेसिक्स ऑफ ACL, ऑल्ट्रिक्स एंड ऑल, पर एक जनरल ओवरव्यू दूंगा। इनके प्रोडक्ट्स ना बहुत वैरायटी के होते हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते हो ACL सिर्फ इतना ही करेगा। अब ACL ने जब टूल्स बनाए, धीरे धीरे फीचर्स ऐड करते जाएगा,
ऑलमोस्ट कंपेरेबल फीचर्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो टैब्लो नहीं करेगा वो आइडिया कर देगा, ऐसा कुछ नहीं जो आइडिया करेगा एसीएल नहीं कर पाएगा। दीज आर यू कैन से हेल्दी कॉम्पिटिटर्स जिनका ऑलमोस्ट फीचर सिमिलर नेचर का होता है। बस हाँ, कहीं पर डेटा विजुअलाइजेशन बहुत बेटर रहेगा जिसकी वजह से कोई एक्स प्रेफर करेगा तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, कहीं पर डेटा विजुअलाइजेशन थोड़ा लिमिटेड रहेगा, फीचर्स कम रहेंगे तो प्राइस भी थोड़ा कम रहेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस जरूर रहता है। इट्स लाइक आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू एज अ ऑडिट टूल्स, आई कैन यूज एनी वन ऑफ देम। आगे वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेटा माइनिंग, एंड जैसे बिजनेस प्रोसेस का ऑटोमेशन था उसी के लिए दूसरा वर्ड है, उसको बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। कुछ नहीं, ऐसे प्रोसेसेस जहां पे मैकेनिकल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, मैनुअल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, पर जो स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शंस है क्यों ना उनके लिए बॉट्स का इस्तेमाल करें या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बेसिकली उनको ऑटोमेट कर दें। दैट इज कॉल्ड एज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इट इज बीपीए ओनली, इट्स अ फैंसी वर्ड कि यहां पे बॉट्स का इस्तेमाल आज की तारीख में बढ़ रहा है, तो वर्ड आरबीए हो गया और कुछ अलग नहीं है। इट्स सिमिलर टू योर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बीपीए ही था जहां से अपन आज रोबोटिक बिजनेस ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं। आगे ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देगा। ऑनेस्टली ऑफेंसिव तरीके से नहीं बोल रहा हूं, बट जो लिख के दिया है ना वो इतना बेसिक लेवल का कंटेंट लिख करके दिया है, इट डजंट लुक लाइक कि आप सेफ हैं। और ये तुमको ये भी बोलता हूं, अभी मेरे को ब्लॉकचेन सिर्फ हेडिंग पढ़ाने से या अब एक बेसिक स्टेटमेंट पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। पीपल आर नॉट गोइंग टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट रियली ब्लॉकचेन इज। यू गोना रिक्वायर लॉट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, प्रोबेबली अ पर्सन लाइक मी आल्सो नीड टू सिट इन अ कोर्स एंड अंडरस्टैंड हाउ ब्लॉकचेन रियली वर्क्स, बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकली दैट साउंड हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। इट्स सिंपल टू से ये स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन क्या है वो बता सकते हैं आपको आइडियली, बट द वन हु ट्रेड्स इन क्रिप्टो करेंसी ऑन अ डेली बेसिस डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लॉकचेन। So remember, there's a difference. A lot of people maybe are technical experts, but they don't understand the fundamentals of a company. So technical trading and fundamental investing is also different. Understand that. So a lot of technical traders have no clue of fundamentals ideally. तो ये दोनों अलग अलग दुनिया है। सिर्फ इधर लिखने से, चलो मैं मानता हूं अगर वो आपको अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में बेसिक लिखना चाहिए, क्वेश्चनिंग इधर करके सेंसिबल नहीं है। आइडियली जाने दीजिए, हमको इन टेक्नोलॉजीज के लिए खुद को अपस्किल करना पड़ेगा ताकि हमारा गेम जो है स्ट्रांग हो जाए। वी नो रियली वेल व्हाट टूल्स टू यूज ताकि हम बेहतर तरीके से ऑडिट कर पाए। आइए लेट्स टॉक अबाउट सच इंडिविजुअल टेक्निक्स। पहला एग्जांपल है डेटा एनालिटिक्स टेक्निक। फिर भी अच्छा है, अप टू सम एक्सटेंट लॉजिकल है, आज भी स्टैट्यूटरी ऑडिट में एक्चुअली यूज करते हैं, ये फिर भी लॉजिकल है। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? एक बिग डेटा मतलब ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को आप कन्वर्ट कीजिए इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा इज जनरली इन रॉ फॉर्म। सिर्फ आपको सेल्स का डेटा दे दिया, आई अंडरस्टैंड सेल्स का डेटा है, फिर भी क्या प्रोडक्ट बेचा है, किस कस्टमर को बेचा है, किस ज्योग्राफिकल रीजन में कितना सेल हुआ है, किस पीरियड में कितना सेल हुआ है, जब तक आप डेटा को लॉजिकल तरीके से ब्रेक डाउन करके प्रॉपर फिल्टर्स लगा करके अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो जब एक टूल मुझे इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट के फॉर्म में बना के प्रेजेंट करने में हेल्प करता है, वो टूल मेरे लिए डेटा एनालिटिक्स टूल कहलाता है। ये चीज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमें यूज करनी होती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आइए, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? गैदरिंग, दैट इज जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा। मतलब रॉ डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको सुना होगा ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। मतलब बेसिकली आप डेटा को सोर्स से निकालिए, उसे कन्वर्ट कीजिए यूजेबल इंफॉर्मेशन में और फिर उसको लोड कीजिए, मतलब सही इंसान तक पहुंचाइए ताकि वो क्या सही डिसीजन ले सकता है। ये डेटा एनालिटिक्स के बेसिक से 3 इवन से एस्पेक्ट्स है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। मतलब आप रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। सर कैन आई से जो भी प्रोसेसेस, टूल्स, टेक्निक्स आप यूज करेंगे वो कहलाएंगे डेटा एनालिटिक टेक्निक्स। मतलब एनी टेक्निक दैट हेल्प्स यू टू एक्सट्रैक्ट डेटा, टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू लॉजिकल इंफॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स टूल्स। इज द डेफिनेशन क्लियर टू यू? सर ऑडिट में भी ऑडिट एनालिटिक्स बोल दीजिए, ऑडिट डेटा एनालिटिक्स बोल दीजिए। इसमें आप लार्ज सेट ऑफ डेटा जो रहेगा उसमें एक्शनेबल इनसाइट्स ढूंढेंगे, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे एक्शन लिया जा सकता है। एग्जांपल, आपने जेवीज का पूरा डेटा निकाला और बोला जेवीज पास्ड ऑन पब्लिक हॉलिडे,
कैन आई से वो 10 जेवी निकाल के बोलता है ये 10 जर्नल वाउचर पब्लिक हॉलिडे को पास किए गए हैं, तो कैन आई से इधर मुझे एक्शन लेना है, ये 10 को मुझे डिटेल में चेक करना है, पब्लिक हॉलिडे को ये 10 जेवी क्यों पास किया गया। तो कैन आई से डेटा एनालिटिक्स विल हेल्प मी टू फाइंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, टू फाइंड दोज एरियाज वेयर रिस्क कैन बी हाई, ताकि मैं लॉजिकल डिसीजन लेके वहां पे टाइम डिवोट कर सकता हूं। देखिए आपको नए ट्रेंड्स ढूंढने में हेल्प करेगा, नए कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करेगा, एंड एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करेगा। ये सब एडवांटेजेस बिजनेस के, एनीवन हु यूजेस डेटा एनालिटिक्स सबके लिए फायदा है। अगर ऑडिटर यूज करेगा तो ऑडिटर के लिए भी यही फायदा होगा। पॉइंट नंबर 1 इज मीनिंग ऑफ डेटा एनालिटिक्स। नीचे आइए पॉइंट नंबर 3 and 4। सर इट विल अलाउ द ऑडिटर to more effectively perform the audit when the data involved is huge। obviously जब डेटा का क्वांटिटी या वॉल्यूम कम है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेटा एनालिटिक्स बहुत काम में आएगा। नंबर 4, डेटा एनालिटिक्स का फायदा क्या है? इट विल हेल्प यू टू डिस्कवर एंड एनालाइज न्यू पैटर्न्स। आप अनोमलीज ढूंढ पाओगे। अनोमलीज मतलब अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस और एक्सेप्शंस। आपको बोला था अनोमली ऐसा होता है जो बाकी चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब ये अनयूजुअल है, मतलब ये क्या है? एक्सेप्शन है। उसको ढूंढने में हेल्प करेगा, एंड सर जो भी यूजफुल डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, ताकि आप लॉजिकल डिसीजन दे सकते हैं। बेसिक डेटा एनालिटिक्स जो ईएएस में पढ़ाया था वही लिखा है, बस इस बार ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। आई वुड से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4 मार्क कर लीजिए। उतना आपने लिखा तो आपका काम हो जाएगा। रीड 1 and 4। अब अगला लाइन में देख लीजिए एमसीक्यू के लिए। सेम डेटा एनालिटिक्स मेथड जो हम यूज करते हैं उसको ऑडिट में हम दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। इसको हम कैट बोलते हैं, CAAT। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सालों से यूज किया जाता है, नथिंग न्यू। अब जरा नीचे आइए, कुछ एग्जांपल्स दिए। डेटा एनालिटिक्स या कैट के कुछ अलग अलग पॉपुलर टूल्स जो दुनिया में यूज किए जाते हैं इन दी ऑडिटिंग इंडस्ट्री। पहला वाला है ACL, इट इज कॉल्ड एज ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ऑनेस्टली सब के सब एक ही काम करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट ही कॉन्सेप्ट सेम है, अब उसका स्कोप भी सेम रहने वाला है। वो क्या चाहता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज करो, अनआइडेंटिफाइड ट्रेंड या पैटर्न को ढूंढो ताकि ऑडिटर सही डिसीजन ले सकता है, रिपोर्ट को बढ़िया से प्रेजेंट करो ताकि आपका डिसीजन मेकिंग सिंपल हो जाए। हर कोई एक ही काम करेगा, हर कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, सेम ही चीज लिखेगा, बस अलग अलग तरीके से लिखते जाएगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लिखेगा, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज सेम, दैट कैन नॉट चेंज। सोचो ना, खुद बोल रहा है ये एग्जांपल है, ये कंपनी के एग्जांपल्स हैं। You understand? ACL, Alteryx, Idea, these are different entities इनके products है ये। Power BI is a, you can say, tool which can be developed by Microsoft, या अलग अलग कंपनी ने अपने हिसाब से वो टूल को बना लिया है। एडवांस वर्जन ऑफ एक्सेल बोल सकते हो आप, जो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा के साथ में खेल सकता है और डेटा का विजुअलाइजेशन बेटर कर सकता है इन अ वेरी सीमलेस मैनर। इसलिए हम पावर BI का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं है, अगर आप एक काम करो सिंपल, टैब्लो वगैरह का यूट्यूब पे जाके बेसिक एक वीडियो देखो जहां पे जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाए वो दिखाएगा, डेटा आएगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। जैसे हम कोई भी वेबसाइट पे फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे अपने कंडीशंस डालो, कंडीशन के बेस पे डेटा का सॉर्टिंग करके आपको दे देगा। फिर बोलो मेरे को डायग्राम पाई चार्ट में चाहिए, बार चार्ट चाहिए, कैसा प्रेजेंटेशन चाहिए डिसाइड कर ले, इन्फोग्राफिक चाहिए तो इन्फोग्राफिक बना के दे देगा। बेसिकली डेटा उठाया, सेगमेंट में डिवाइड किया, लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करके दे दिया। दिस इज डेटा एनालिटिक्स। वेरी वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आज की तारीख में हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, आइए नंबर 1 ACL। हर जगह पे एक आध पॉइंट पढ़ लेंगे, अदरवाइज आपको पता होनी चाहिए टूल्स के नाम क्या क्या है। सर ACL विल यूजफुल फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस, ताकि आप फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर सर
लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो सर इट सैंपल्स लार्ज डेटा सेट्स टू फाइंड इरेगुलरिटीज और पैटर्न्स इन ट्रांजैक्शन जो इंडिकेट करेंगे कि कोई फ्रॉड या वीकनेस हो सकता है। मतलब ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज करके एक्सेप्शन निकाल के देगा, दैट इज ACL। सेम काम ऑल्ट्रिक्स भी करेगा। नीचे आइए, ऑल्ट्रिक्स क्या बोलते हैं सर, इससे आप कंसोलिडेट कर सकते हैं फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डेटा को टू असेस कंट्रोल्स। बेसिकली सारा डेटा एक साथ में आएगा, फिर आप इवैल्यूएट करेंगे कि भाई कंट्रोल्स बराबर से काम करते हैं या नहीं करते हैं। अ फुल्ली ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल ऑफ एवरी एक्शन इज परफॉर्म्ड इन ऑल्ट्रिक्स, ताकि आपको पूरे ट्रांजैक्शन का फ्लो स्टार्ट से एंड तक समझ में आएगा। आज की तारीख में हर ERP के अंदर ऑडिट ट्रेल का मैकेनिज्म रहता है, तो जो नए डेटा एनालिटिक्स टूल्स बनाए जाते हैं उसमें भी आपको ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन चाहिए कि अगर ये पूरा डेटा स्टार्ट से एंड तक अगर एग्जीक्यूट करें तो आउटपुट कैसा देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल पढ़ लीजिए, शायद आपको समझेगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा है। दिया है क्या एग्जांपल? हाँ, ऑल्ट्रिक्स यूज्ड फॉर लॉजिस्टिक कंपनी टू रिकम्प्यूट, मार्क द वर्ड, revenue entries recorded by the system to match with the financial that showcased expected revenue turnover। कुछ नहीं यार, मैंने क्या बोला था ना, ऑडिट सॉफ्टवेयर उनका डेटा पूरा उठा के अपने सिस्टम में डाला, मेरा आउटपुट उनके आउटपुट से मैच किया। मैच होता है मतलब उनका आउटपुट बराबर है, जो मेरा आउटपुट आने वाला है उससे अग्री करता है। याद करो, उनका एंट्रीज उनके सिस्टम में जा रहा है, उनके एंट्रीज को मैं मेरे सिस्टम में डालता हूं, आउटपुट दोनों का सेम ही आना चाहिए बिकॉज इनपुट इज सेम। द ओनली थिंग आई एम चेकिंग इज प्रोसेसिंग। आउटपुट इज डिपेंडेंट अपॉन इनपुट एंड प्रोसेसिंग। इसका डेटा ही एंटर किया, वही डेटा मेरे सिस्टम में एंटर किया। अगर इनपुट सेम है और प्रोसेसिंग बराबर हुआ तो आउटपुट भी मैच होगा ऑटोमेटिकली। तो अल्ट्रिक्स में मैं क्या कर रहा हूं, उनका डेटा उठा करके मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाल रहा हूं कि अगर रिजल्ट्स निकालने हो, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो जो मेरे पास आ रहे हैं और उनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है मैच होते हैं क्या। अगर मैच होते हैं तो मैं बोलूंगा उनका प्रोसेसिंग बराबर है, उनके अंदर मैपिंग में कोई गलती नहीं है। रिस्क क्या होता है, आपके अकाउंट बैलेंसेस का मैपिंग गलत हो सकता है। आपके जो लेजर्स होते हैं ना, दे आर मैप्ड टू योर अकाउंट बैलेंसेस। ये 5 लेजर रेवेन्यू को जाते हैं, ये 3 लेजर अदर इनकम को जाते हैं, 4 लेजर कैश एंड बैंक को जाते हैं। कभी कभी गलती से आपका एक्सपेंस लेजर कैपिटल एक्सपेंस में ना चले जाए तो एसेट को हिट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैपिंग में गलती हुआ तो फाइनेंशियल डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। इतना तो समझ सकते हो। अब फाइनल में हो, मतलब फाउंडेशन में तो नहीं हो। फाउंडेशन वालों को बोला तो डाउट आता है, पर तुमको तो समझना चाहिए कि मेरे अगर रेवेन्यू को 3 लेजर से नंबर्स आ रहा है, वो जो लेजर्स है वो एक्चुअली रेवेन्यू वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वो एक गलत लेजर को कनेक्ट कर दिया रेवेन्यू के साथ में, तो ऑब्वियसली नंबर भी क्या हो जाएगा। इट्स लाइक मैपिंग ऑफ योर लेजर्स विद अकाउंट बैलेंसेस। इफ द मैपिंग इज राइट द आउटकम विल बी राइट। तो मैं क्या बोलता हूं, मेरे सिस्टम का मैपिंग तो मैंने बनाया है, उनका डेटा मेरे सिस्टम में डाल के देखो आउटपुट मैच होता है क्या। अगर आउटपुट मैच है तो मेरा मैपिंग तो बराबर है, मैंने खुद किया है, उसका मैपिंग भी बराबर है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझा क्या? नेक्स्ट, बेसिकली रिकम्प्यूटेशन करने के लिए, रिकैलकुलेशन करने के लिए, प्रोसेस को रीपरफॉर्म करने के लिए आपको ACL ऑल्ट्रिक्स काम में आएगा। वैसे ही एक वर्ड है पावर BI। पावर BI का मतलब यही है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, एनालाइज करके सिंपल तरीके से प्रेजेंट कीजिए, दैट इज कॉल्ड एज पावर बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस? एक ऐसा टूल जो आपको इंटेलिजेंट बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये टूल मुझे क्या करेगा, ह्यूज डेटा को समराइज करके लॉजिकल रिपोर्ट बना के देगा ताकि मैं डिसीजन ले सकता हूं, ये सही है, ये गलत है। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस इंटेलिजेंस। बेसिकली अ टूल विच इज इंटेलिजेंट इनफ टू यूज डेटा प्रेजेंट इन अ फॉर्मेट ताकि मैं सही डिसीजन ले पाऊं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इंटेलिजेंस। जब मैं बोल दूं ये बिजनेस इंटेलिजेंस ऑडिटर यूज कर रहा है, अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रॉड है तो ढूंढने का है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है तो ढूंढने का है, सिस्टम जनरेटेड एंट्री में कोई एंट्री को किसी ने ओवरराइड करने का ट्राई किया है वो ढूंढने का है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट का एंट्री पास होने वाला था, एंट्री पास हुआ, वो कैंसिल करके नया एंट्री पास किया गया, क्यों हुआ ऐसा, मेरे को ये एक्सेप्शन के अंदर चाहिए। तो बेसिकली पावर BI विल हेल्प यू टू प्रोसेस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डैशबोर्ड। देखो, पावर BI इज बिजनेस इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड्स नॉन टेक्निकल बिजनेस यूजर्स अ टूल जिससे आप डेटा को एग्रीगेट करोगे, एक साथ में लाओगे, एनालाइज करोगे, डेटा को विजुअलाइजेशन के लिए अच्छे रिपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एंड वो रिपोर्ट को शेयर कर दोगे ताकि लोग क्या ले पाएंगे, अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। अब ये चीज ऑडिटर भी यूज कर सकता है, ये चीज कोई एनालिस्ट भी यूज कर सकता है। ज्यादा यूज एनालिस्ट करता है, ऑडिटर लिमिटेड यूज करता है, बट ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए, पावर BI डैशबोर्ड्स for checking outliers of the apparel industry where you are analyzing the trend of sales during the year। अब for example यार, तुम US के अंदर हो,
तुम बोलते हो एक बड़ा कंपनी, लेट्स से ओल्ड नेवी हो गया, गैप हो गया, बनाना रिपब्लिक, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग नेम्स, ठीक है, राल्फ लॉन हो गया फॉर एग्जांपल। अब राल्फ लॉन एक ब्रांड है कपड़ों का, उसका रेवेन्यू किधर से आएगा? फिजिकल रिटेल स्टोर से आएगा, ऑनलाइन वेबसाइट स्टोर से आएगा, या वो भी तो किसी थर्ड पार्टी बड़े स्टोर्स को बेचता होगा। जैसे हमारे इधर अभी आपका हाँ सेंटर हो गया, या मतलब बड़े बड़े फिजिकल स्टोर्स हो गए जहां पर आपको शॉपर स्टॉप हो गया, शॉपर स्टॉप में भी राल्फ लॉरेन मिल सकता है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया में मेरे को नहीं पता मिलता कि नहीं मिलता है, पर शॉपर स्टॉप जैसे टारगेट हो गए, मतलब बड़े बड़े एंटिटीज यूएस में एग्जिस्ट करते हैं, तो राल्फ लॉरेन के रेवेन्यू सोर्सेज बहुत सारे हैं। तो राल्फ लॉरेन को नंबर लगेगा ना कि भाई मेरा वेबसाइट सेल कितना है, मेरे खुद के फिजिकल स्टोर से कितना पैसा आता है, मेरे फैक्ट्री आउटलेट से कितना पैसा आता है, और मैं जो थर्ड पार्टी को देता हूं वहां थर्ड पार्टी के थ्रू रेवेन्यू कितना आता है, उसमें भी रेवेन्यू कौन से महीने में कितना आता है। फॉर एग्जांपल अगले वीक यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, थैंक्स गिविंग का सेल आता है, ब्लैक फ्राइडे, बेसिकली इट्स कॉल्ड एज ब्लैक फ्राइडे सेल, समझ रहे हो मेरा बात। तो इस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स रहते हैं और सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इस टाइम पे होता है। तो क्या ना इसे एनालिसिस करने के लिए टोटल डेटा उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फिल्टर के एक्शंस दिए और देखा आउटपुट कैसा दिखता है। तो ये एनालिसिस मेरे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है आइडियली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सर। In analysis performed on untimely sales, it was noted that sales transactions were performed during non-business hours. मतलब इस तरीके के आउटपुट आ सकते हैं अगर आप एनालिसिस यूज करते हो तो। सो इफ यू यूज पावर बीआई एंड ऑल, दिस काइंड ऑफ आउटकम कैन बी देयर। नेक्स्ट, केसवेयर। ये एक कनाडा बेस्ड एंटिटी है, इसने एक टूल बनाया है, इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिटेल में लिखा नहीं है, आपको बता रहा हूं। केसवेयर एक्चुअली में एक नया पॉपुलर एंटिटी बन रहा है। ये पता क्या चाहता है, आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसको ही इतना डिटेल्ड बना दिया जाए दैट योर ईआरपी इज ऑल्सो हेल्पिंग योर ऑडिटर टू परफॉर्म अ ऑडिट ऑन अ रियल टाइम बेसिस। बेसिकली इन माय ईआरपी देयर इज अ सेपरेट सेक्शन कॉल्ड एज ऑडिटिंग, जहां पे ऑडिटर को भी वो ईआरपी के डैशबोर्ड का एक्सेस है, ताकि वो रियल टाइम बेसिस पे डेटा को एक्सेस कर सकता है, एंड अगर कुछ अनयूजुअल लगता है उसको आसानी से चेक भी कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन गोइंग टू द क्लाइंट टेलिंग देम मेरे को रिसीवेबल का रिपोर्ट चाहिए, डोंट यू थिंक अगर मेरे पास में ईआरपी का डायरेक्ट एक्सेस है टू अ हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी, मैं डायरेक्टली वो रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूं, डेटा को गो थ्रू कर सकता हूं, कुछ अनयूजुअल है खुद इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ये थोड़ा क्या कर रहा है, मोर इंटीग्रेटेड अप्रोच बना रहा है। इंस्ट्रक्शन भी एक ही जगह पे आ रहे हैं, रेस्पॉन्स भी एक ही जगह पे आ रहा है, डेटा शेयरिंग भी एक ही जगह हो रहा है। दिस इज मोर लाइक अ more integrated approach where you're trying to bring auditing and accounting together. It is sensible for internal audit. For statutory audit थोड़ा risky होता है, because आपके बहुत सारे जो टीम मेंबर्स है उनको पूरे साल भर ERP का एक्सेस देकर रखना रिस्की रहेगा आइडियली। फॉर इंटरनल ऑडिट इफ यू हैव अ इन-हाउस डिपार्टमेंट, ये फिर भी एक्सेप्टेबल रहेगा। दिस इज केसवेयर। देखो, अ डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली जो प्रोवाइड करता है टूल्स जो आपको ऑडिट कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, इन शेयर्स एनालिटिकल इनसाइट्स, ताकि आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। ये प्रोसेस को ओवरऑल स्ट्रीमलाइन करता है सर। यूज बाय अकाउंटिंग फर्म, गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस वर्ल्ड वाइड, दिस ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट्स एवरीथिंग यू नीड to conduct assurance and reporting engagement. This focuses more on overall integration. बाकी data analytics का tool ही है, informed decision लेने में help करेगा, कुछ भी नया नहीं है। Basically मेरे को ये 4 नाम है पता होने चाहिए जो मेरे data analytics के tools के example है। मेरे को लगता है data analytics फिर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इनको टूल्स में पूछना भी हुआ, ब्लॉकचेन, आईओटी, एआई तो ईआईएस में पूछते आए हैं, डेटा एनालिटिक्स को इतना डिटेल में ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछते थे, स्टिल आपको एक बार आना चाहिए। अभी गुड, अब आ जाइए बचे हुए ऑटोमेटेड टूल्स की तरफ जाते हैं। ये ऑनेस्टली टाइम पास है पूरा का पूरा, ठीक है, 5 मिनट स्पेंड करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही चीज काम का है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। पहले वही डिस्कस करते हैं जो काम की चीज है, बाकी टाइम पास है। आइए कम टू द लास्ट वन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये जरूर मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से बीपीए इन अ डिफरेंट मैनर जो आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सर, ऐसे बिजनेस प्रोसेसेस या ऑडिटिंग प्रोसेसेस जहां पे मैकेनिकल ट्रांजैक्शन बार बार फॉलो होता है, इट्स अ रिकरिंग ट्रांजैक्शन,
स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन एज इट इज फॉलो होता है, मतलब यहां पर एसओपी बन सकता है। व्हाट इज एसओपी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब इस चीज को एग्जीक्यूट करने का एक एसओपी है। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में आपको सीरियल पिन एलोकेट होता है रिकॉर्डेड लेक्चर का। इट्स एन एसओपी कि भाई जैसे ही कोई लेक्चर परचेस करेगा उसको ईमेल के अंदर डायरेक्टली सीरियल पिन जाना चाहिए। इट्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो कैन आई से, मैं मेरे वेबसाइट बनाने वाले इंसान को बोलूंगा भाई ये मेरे सीरियल पिन का लिस्ट है, तू ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लाउड पे रख, जैसे ही किसी ने लेक्चर परचेस किया उसको जो एक ईमेल जाएगा उसके अंदर सीरियल पिन भी एलोकेट कर दे बाय डिफॉल्ट। लेक्चर्स एनक्रिप्टेड कहां से देखना है? गूगल ड्राइव से देखना है, उसके लिंक फिक्स है ऑलरेडी, और लिंक भी ईमेल में इंटीग्रेट कर दे। बेसिकली मेरे को वापस से लिंक देने का जरूरत क्यों है? सीरियल पिन अलग से देने का जरूरत क्यों है? ये काम के लिए मैनुअल इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए। एज सुन एज द ऑर्डर इज रिसीव्ड, ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए आफ्टर फ्यू सेकंड्स। दैट शुड हैव बेसिक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, शुड हैव अ गूगल ड्राइव लिंक, शुड हैव अ सीरियल पिन टू एक्टिवेट द लेक्चर विद द रेस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन। ये होना चाहिए। ऑब्वियसली इसके अलावा कोई एरर आता है उसके लिए उसे किससे कॉल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, उसके डिटेल्स नीचे होने चाहिए। मतलब बेसिकली आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर बना सकते हो तो मतलब आप उसको रोबोटिक तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब आज की तारीख में सुनिए, आपने एक फ्लाइट टिकट बुक किया, अब फ्लाइट रीशेड्यूल हो रहा है, टाइम पे है कि नहीं, डोंट यू थिंक आपको व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन आता है सीधा। उसके बाद में आप सिर्फ उनसे एयरलाइन, जैसे अभी एयर एशिया से आप कम्युनिकेटेड है, तो आप सिर्फ फ्लाइट का नंबर लिखेंगे और फ्लाइट की डिटेल ऑटोमेटिकली दे देगा आपको। इट्स अ बॉट रिप्लाइंग, इट्स नॉट अ पर्सन रिप्लाइंग। सो बेसिकली सेम क्वेश्चन 50 लोग पूछते हैं तो उसका आंसर सेम ही है, तो क्यों मैं 50 लोगों को एड्रेस करने के लिए 5 आदमी को हायर करूं? इसके बजाय एक बॉट बनाऊं, उसको बोलूं ये क्वेश्चन का ये आंसर है, एनी क्वेश्चन अराउंड दिस शुड बी द आंसर। और बॉट यूज करने के इंस्ट्रक्शन भी है। बॉट आपको खुद बोलेगा तेरे को क्या जानने का है, 1 2 3। 1 में तेरे को टाइमिंग जानने का, 1 टाइप कर। 2 में तेरे को रीशेड्यूल करने का चार्जेस क्या है, 2 टाइप कर। 3rd में फॉर एग्जांपल लेट्स से रिफंड का अमाउंट कितना मिलेगा वो जानने का है, 3 टाइप कर। मतलब whatever स्टैंडर्ड आंसर और क्वेश्चंस आर आस्क्ड वो मैं खुद ही डेवलप कर दूंगा। मैं तुझे बोलूंगा तू डिसाइड कर 1 2 3 में से क्वेश्चन क्या, तूने बोला 1 तो मेरे को 1 का आंसर सेव्ड है, कंट्रोल से कंट्रोल भी बट। So basically my system will answer your questions automatically without interrupting someone. ये कोटक बैंक भी यूज करता है, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, नाउ एवरीवन इज यूजिंग इट, इट्स बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। दिस इज योर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए सर, इट इज ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेसेस। जो यूजर सेम चीज बार बार परफॉर्म करते रहते हैं वहां पर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन काम में आएगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो सर ह्यूमन एक्शंस को मतलब एक तरीके से इंटीग्रेट कर देगा विथ डिजिटल सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। मतलब जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग से क्वेश्चन पूछ के हम आंसर मांगते हैं, जस्ट इमेजिन व्हाट्सएप पे आप बॉट से बात कर रहे हो जो आपको आंसर दे रहा है। आप स्विगी जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हैं, आप बेसिकली उनसे अगर चैट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली बॉट से बात कर रहे हैं जो आपको रिप्लाई कर रहा है। कैसे सडनली आपने कुछ अलग क्वेश्चन पूछा, वो बोलेगा आई विल गेट बैक टू यू, फिर वो आपको इंसान को कनेक्ट करने का ट्राई करेगा। बेसिकली वेयर अ बॉट डजंट हैव एन आंसर, दैट इज वेयर अ ह्यूमन इंटरवेंशन शुड कम, अदरवाइज अ बॉट शुड एड्रेस मेजॉरिटी ऑफ योर आंसर्स। सर इससे प्रोसेस एफिशिएंट हो जाएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, बहुत सिग्निफिकेंट। ये आपके बीपीए के एडवांटेजेस हैं। चैप्टर नंबर 1 EIS बीपीए स्टेप्स। Sir, robotic process automation. Bots can interact with any application or system the same way people do. Except remember, your bots can work 24 hours, non-stop, much faster and with 100% reliability and precision. इंसान शायद टी ब्रेक ले सकता है, बॉट्स टी ब्रेक नहीं लेते हैं। नीचे आइए, ऑडिट इम्प्लीकेशन। सर इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर ऑडिटर। सबसे पहले रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है समझना पड़ेगा। सर डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, डेटा का एग्रीगेशन कैसे होता है, डेटा क्लींजिंग कैसे होता है। अनलेस ऑडिटर अंडरस्टैंड द प्रोसेस वो उसको ऑडिट नहीं कर सकता। मेरे को सर बॉट्स कैसे वर्क करते हैं, किसने बनाया है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन किसने दिया है, हु कैन मेक चेंजेस इन द आंसर्स ऑफ द बॉट, ये सब समझना चाहिए, तब जाके मेरे को अश्योरेंस मिलेगा। अ कॉम्प्रिहेंसिव अश्योरेंस विल डिमांड रिव्यू ऑफ द सोर्स कोड। आई नीड टू अंडरस्टैंड, इसीलिए बॉट आपने बनाया है, थर्ड पार्टी ने बनाया है, बॉट में स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस किसने दिए हैं, क्या स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, उनका टेस्टिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सर इसीलिए ऑडिटर ने लॉग्स रिव्यू करने चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहिए, किसको एक्सेस दिया है वो देखना चाहिए, एंड ऑब्वियसली GIT तो देखना ही चाहिए। बेसिकली अगर बिजनेस में प्रोसेसेस ऑटोमेटेड है तो मेरे को वो ऑटोमेशन का भी ऑडिट करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए।
व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व? जनरल रिस्क आ जाएगा नंबर 1, ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क. रोबोट्स आर डिप्लॉयड विदाउट प्रॉपर ऑपरेटिंग मॉडल. मस्त लिखा है. बाइंग द रॉन्ग टूल, मेकिंग रॉन्ग assumption, taking shortcut, and jeopardizing security and compliance. Obviously, the risk involved is very high if you do not make the right choice, if you do not give right instruction. If you ask a question to ChatGPT, you have to ask it properly. If your English is bad, ChatGPT will give you a different answer altogether, obviously. Next, change management is सबसे बड़ा रिस्क यही होता है. आपने एक बार सिस्टम लगाया, उसको बदलाव कौन ला सकता है? मैं आपको बोला था ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जनरल आईटी कंट्रोल है. चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस होना चाहिए. हु कैन मेक चेंज, हु कैन इनिशिएट द चेंज, हु कैन अप्रूव द चेंज, चेंज का लाइफ साइकिल क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है. अगर ये किसी को भी अलाउ कर दिया तो सर टेक्नोलॉजी का मिसयूज बहुत इजीली हो सकता है. एंड द लास्ट वन, आरपीए स्ट्रेटेजी रिस्क. मतलब सर अगर आपने रोबोटिक प्रोसेस के लिए एक्सपेक्टेशन ही पूरे गलत सेट कर दिए हैं, आपके की परफॉर्मेंस केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स गलत है. बेसिकली ऑटोमेशन भी कब लॉजिकल है? जब ऑटोमेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस लॉजिकल है, इंस्ट्रक्शंस रैशनल है. अगर बेस खराब रहेगा तो ऑटोमेशन का आउटकम भी हमेशा गलत ही आएगा. इसीलिए ऑटोमेशन करते वक्त आपने क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए थे ये जानना भी जरूरी होगा. अदरवाइज दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेक अ mistake, because remember, technology can learn on its own, but it will learn on the basis of data you feed. If you feed wrong data, it will learn the wrong way of answering the question. आप उसको जो डेटा फीड करके देंगे वो उस हिसाब से एड्रेस करेगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्लाइट्स के केस में, अगर आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है फ्लाइट नंबर के अंदर, अगर आप इस फ्लाइट नंबर का एक क्वेश्चन का आंसर इधर डाल देंगे तो ये बोलेगा इधर 2.5 घंटे का डिले है, जबकि ये फ्लाइट 2.5 घंटे डिलेड रहेगा ही नहीं. सो इट्स अ मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय गिविंग अ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन. तो बॉट्स भी कुछ नहीं कर सकता है, वो भी गलत आंसर ही देने वाला है. समझा क्या? अब आज की तारीख में हम क्या चाहते हैं? मस्ट इंटरेस्टिंग. आरपीएस टू चेक इंडेस, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एसेस. अब हम चाहते हैं भाई हम प्रोसेस ऑटोमेशन ऐसे करें कि इन सबका कंप्लायंस होना चाहिए. तो मतलब बेसिकली व्हेनेवर यू ऑटोमेट अ प्रोसेस, रिमेंबर कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए. तो सिंपल है ना. जब आप आज एक बात सोचिए, सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए ईआरपी को थोड़ा ऑटोमेट करते हैं, उसमें आप बोलेंगे ना कि इंडिया में जीएसटी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी में सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी इंपॉर्टेंट है, बाइफर्केशन होना चाहिए, किधर से कौन परचेज कर रहा है उस हिसाब से बाइफर्केशन ब्रेकडाउन होना चाहिए. कैन आई से ये चीजें बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है. उसी तरीके से ऑडिटर ने ध्यान रखना चाहिए जब भी वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन देखते हैं, दे शुड एंश्योर दैट द प्रोसेस ऑटोमेशन इज डन कीपिंग इन माइंड एप्लीकेबल एफआरएफ, applicable you can say auditing standards, applicable internal controls का requirement for guidance notes का purpose, क्योंकि आपको उस पर ओपिनियन देना होता है. ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए प्रोसेस का ऑटोमेशन होना चाहिए, वो बोल रहा है. देखिए, इनकॉर्पोरेट एसेज, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंड एस, पैरावाइज रेफरेंस, अकाउंटिंग पॉलिसी, सब चीज का रेफरेंस होना चाहिए टू एंश्योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेट है एंड आपके प्रोसीजर्स रिलायबल है. आप आरपीए को लेवरेज कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी केयरफुल. ऐसा नहीं होना चाहिए आप एनालिटिक्स करने के लिए ऑटोमेट कर दिए हैं चीजों को, बट एक्चुअली में कंप्लायंस ऑफ लॉ को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है. नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. वो आपके लिए हमेशा इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा. एक सिंपल एग्जांपल सोचो, 143 सबसेक्शन 12. If auditor has a reason to believe that a fraud has been committed, is being committed, and the amount is individually 1 crore or more, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है. तो आपने डेटा एनालिटिक्स टूल को इंस्ट्रक्शन दिया, अगर आपको अनयूजुअल कुछ मिलता है इंडिविजुअली 1 crore और मोर तो ही रिपोर्ट करने का है. एक्चुअली गलत है. इफ इट इज लेस देन 1 crore तब भी बोर्ड रिपोर्ट में आना चाहिए. तो कहना ही से मैंने 143.12 का एक कंडीशन को दिमाग में रखा, दूसरे कंडीशन को भूल गया. तो मैंने फिल्टर लगाते वक्त ये भी बोलना चाहिए भाई जितने भी अमाउंट का फ्रॉड है, मे बी वो इंडिविजुअली 1 करोड़ के नीचे रहेगा, मानता हूं मैं, बट स्टिल बोर्ड की रिपोर्ट में तो आना चाहिए रेफरेंस उसका आइडियली. तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए मटेरियलिटी यूज करते वक्त भी थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है. तो लॉ, स्टैंडर्ड सब कुछ आपने कंसिडर करना है व्हेनेवर यू आर ऑटोमेटिंग योर प्रोसेसेस. 2 मिनट स्पेंड कीजिए. शॉर्ट नोट के लिए अगर क्वेश्चन आया तो मेरे हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन लिख सकते हैं. Number 1 definition. Audit implication. Point number 4
इसके अंदर पॉइंट नंबर ए, ऑडिटर को पूरे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसके बिना वो चेकिंग नहीं कर पाएगा। फिर आइए नंबर 5, रिस्क्स। इसमें 2 रिस्क आप आसानी से लिख सकते हैं, एक तो चेंज मैनेजमेंट रिस्क हमेशा रहता है, टेक कंट्रोल्स में हमेशा रहेगा, एंड दूसरा ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क, कि बेसिकली अपने बॉट्स को जो इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंडिंग दिया, असम्पशन ही गलत दी है, टूल ही गलत यूज किया, तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट भी गलत आएगा। दिस कैन बी योर पॉइंट नंबर 2। लास्ट में एक पॉइंट लिखिएगा कि सर नॉर्मली एज अ ऑडिटर कीप इन माइंड, जब भी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का यूज किया जा रहा है, एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल 3, दैट इज इंड AS, ICOFR, योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशंस, उनके कंप्लायंस होने चाहिए, उस हिसाब से रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन किया गया। बेसिकली BPA का एक कंडीशन था, जब कोई प्रोसेस को ऑटोमेट करते हो, ध्यान रखना एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है, लॉज एंड रेगुलेशन को बिना दिमाग में रखे ऑटोमेट मत करना, क्योंकि आपने नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ कर दिया तो ऑटोमेशन कितना भी बढ़िया हो, नॉन कंप्लायंस होता है। ये पॉइंट नंबर 6 इज अबाउट कंप्लायंस, कि नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए एप्लीकेबल FRF एंड SAS का रेफरेंस दिया है। बेसिकली ऑटोमेशन के दौरान इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? दैट्स इट, ये आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन खत्म होता है। अब ऊपर आइए, 5 मिनट स्पेंड करेंगे, NFT क्या है, IoT क्या है, AI क्या है, जस्ट 5 से 7 मिनट, कुछ ग्रेट नहीं है, डोंट वरी। सबसे पहले NFTs, आई एम श्योर आपने सुना होगा, नॉन फंजिबल टोकन्स। क्या है? कुछ नहीं, दुनिया में एक ऐसा इमेजिनरी आर्ट है जिसको आप खरीदिए, जो अपने आप में यूनिक है। देर आर NFTs विच हैव बीन सोल्ड फॉर मिलियंस, आई एम श्योर यू नो इट रियली वेल। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। एक तो आई थिंक जूलियन असांजन, जो अपना विकिपीडिया का फाउंडर था, उनको बचाने के लिए एक क्लॉक करके NFT बनाया था, विच वॉज सोल्ड फॉर $1 million बाय लॉट ऑफ पीपल। आइडियली बेसिकली दे नीडेड मनी, ताकि उनको एक्स्ट्राडिट करके US लाया जाए। आइडियली इज इन हाउस अरेस्ट, राइट, तो उनको वहां से ला करके US लाया जाए ताकि वो नॉर्मल जिंदगी जिससे। उन्होंने विकिपीडिया बनाया दुनिया के लिए, ताकि दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिले। तो मतलब इन सिंपल टर्म्स, NFTs आर योर यूनिक आर्ट, जो कभी कॉपी नहीं हो सकता है, एंड इफ यू ओन इट, यू आर द ओनली वन हु हैज एक्सेस टू दिस। बट ऑब्वियसली इसके अपने प्रॉब्लम है, डेटा प्राइवेसी इशू, लॉस कौन से है, पेमेंट कैसे होगा, समझ रहे हो मेरा बात? आर यू यूजिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर दीज पेमेंट्स एंड ऑल्सो, यू नो, इट इज, यू कैन से, मेटावर्स रिलेटेड दुनिया, जहां पर आप कुछ यूनिक आर्ट को परचेस करके बेचने का ट्राई कर रहे हो। इट कैन बी अ पेंटिंग, इट कैन बी, यू नो, लोगो, इट कैन बी अ साइन, इट कैन बी एनीथिंग जो आप क्रिएट करते हैं। देखिए, इट इज समथिंग यूनिक एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अनलाइक फिजिकल मनी एंड क्रिप्टो करेंसी, दे आर फंजिबल, मीन्स दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज फॉर वन अनदर। बट NFTs आर नॉन फंजिबल टोकन्स, मतलब आपका डिजिटल सिग्नेचर है जो एकदम यूनिक रहेगा, या आपके फोटोज वीडियोस जो हैं कंप्लीटली अलग रहेंगे, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप में ओनरशिप ऑफ यूनिक आइटम। इफ यू ओन अ NFT, it cannot be copy pasted by anyone else. No one can change the record of ownership or copy paste a new NFT into existence. Obviously ये डिजिटल एसेट है, एक तरीके से इंटरनेट कलेक्टेबल है। आपके पास आर्ट होगा, म्यूजिक होगा, गेम होगा, विद ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली यूनिक, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड और अदरवाइज मैनिपुलेटेड। एक्सचेंज, NFTs एक्सचेंज टेक प्लेस विद क्रिप्टो करेंसी, मतलब ऑब्वियसली पैसा देने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसीज का यूज करना पड़ता है। चैलेंजेस क्या है? लोग चैलेंज कर सकते हैं, ये मैंने बनाया था, ओरिजिनल कॉपीराइट किसके पास में है, लॉज एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, पेमेंट करने के लिए टैक्सेस वगैरह कितने लगेंगे, देयर इज लॉट ऑफ, यू कैन से, lack of clarity around that area, but this is one industry जो पिकअप हो रहा है। इसका ऑडिट से क्या लेने देना है मेरे को आइडिया नहीं है, इसने बस NFT लिखा है, इसको शौक है लिखने का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमको बता रहा था मेरे को। $91.8 million। सबसे इंटरेस्टिंग, हाँ ये भी अच्छा था, फर्स्ट 5000 डेज, बेसिकली किसी ने कंसिस्टेंटली हर दिन को रिकॉर्ड, ये मर्जिंग है हर दिन के एक पिक्चर का। देखो, रीड दिस, द फर्स्ट 5 इज अ कोलाज ऑफ 5000 पीसेस पुट टुगेदर वंस पर डे सिंस May 2007। कोलाज ऑफ पिक्चर, कुछ नहीं, एनीथिंग विच इज यूनिक,
कुछ ऐसा अलग बनाओ जो सबसे अलग है, लोगों को अच्छा लगेगा, खरीद लेंगे, खत्म बात। क्लॉक, ये सबसे इंटरेस्टिंग था। देखो, क्लॉक वॉज रिपोर्टेडली क्रिएटेड टू रेज फंड्स फॉर विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज, लीगल डिफेंस, ताकि उनको एक्स्ट्राडिट किया जाए टू द यूएस। द पीस वॉज अ क्लॉक शोइंग हाउ लॉन्ग ही वॉज बीन इम्प्रिजन्ड। मतलब ऑब्वियसली बहुत 10,000 मेंबर्स एक सेल्फ प्रोक्लेमेशन पे गए, हमारा मिशन है उनको फ्री करवाना, समझ रहे हो मेरा बात। एंड दे फेच्ड $52.7 million। ह्यूमन वन, ये तो अलग ही है, कुछ है ही नहीं इसमें, बट स्टिल सोल्ड फॉर 23 million। सो पीपल बिलीव व्हेन यू बाय इट, इसका फ्यूचर प्राइस बढ़ते जाएगा। इट्स लाइक स्टॉक्स, सेम चीज है। अभी ऐसी ना हजारों दुनिया है। ऐसा एक बैग्स का ब्रांड भी है, बर्किन बैग्स, यू डोंट नो दिस? लोग ये बाई करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। Yeah, I'm not kidding. Look at the amount. Yeah, it's an investment. It's not a bag. It's an industry. खरीदने का ईयर ऑन ईयर तुम्हारे ये निफ्टी के रिटर्न्स को भी बीट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years. I'm not kidding. And Birkin is name of an actress जिसके नाम पे बैग बनाया था हर्मीज ने बहुत साल पहले. It became so popular कि उन्होंने बोला डिमांड सप्लाई से खेलते हैं. बेसिकली हम बैग्स, आपको इनका रूल है, यू कांट इवन बाय द बैग इफ यू वांट टू बाय द बैग. एक फैमिली में एक आदमी कितना खरीद सकता है उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है. इट डज नॉट मैटर हाउ मच मनी यू हैव. यू अंडरस्टैंडिंग? इसका अपना ग्रे मार्केट है, इसका अपना सेकेंड हैंड का मार्केट है. तो मतलब अब वैसा ही एनएफटी है ना, कुछ अलग क्या है मतलब ऑब्वियसली, मतलब वही अभी आपको माता रहेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ओल्ड कॉइन्स. आरबीआई के मिंटेड हर साल के कॉइन सेट्स आते थे. Every year RBI used to mint a coin set which you could buy officially. People used to collect, collectors के पास होते थे. तो आपके पास कितने सीक्वेंस पड़े हैं? मेरे पास वो मिसिंग सीक्वेंस है, उसके लिए मैं जो चाहे पैसा दूंगा. और कॉइन सेट में होता क्या है? बेसिक कॉइन्स रहेगा, कुछ गोल्ड का रहेगा, एल्यूमिनियम का रहेगा, स्टील का रहेगा, सिल्वर का रहेगा. उसका वैल्यू कुछ 10,000, 25,000, 50,000 रुपए रहेगा. बट पीपल एंड अप पेइंग 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख डिपेंडिंग अपॉन उसको कितना वैल्यूएबल लगता है वो. आई एम नॉट किडिंग, दिस एग्जिस्ट. कुछ मिलियन में बिका है इसका सबसे महंगा बैग. तो बैग है, इट्स जस्ट अ बैग, दिस नथिंग. खुद का वेबसाइट है, यू हैव टू बाय फ्रॉम देयर ऑब्वियसली, बट देयर इज अ सेकंड हैंड के बड़े बड़े मार्केट्स इसके अराउंड. हाँ मतलब अभी उससे 25 बैग ही बनाएगा, ऐसे वाले 30 ही बनाएगा. मतलब कुछ तो ऐसा डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है बेसिकली. मैं सप्लाई को इतना कंट्रोल में रख के रहूंगा, दुनिया को कोई खरीद ही नहीं सकता है. ठीक है, क्या करेंगे, that's how the world is. वैसे ही एनएफटी है, मतलब समझ लो बेसिकली इसमें फिजिकल प्रोडक्ट के बजाय वर्चुअल प्रोडक्ट है, और कोई डिफरेंस नहीं है. बट मैं बोलूंगा बैग फिर भी सिक्योर्ड है क्योंकि उसका मार्केट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ऐसा एक और चीज है, तुमको पता नहीं, रेफरेंस के लिए बोलता हूं. न्यूयॉर्क एज अ स्काईलाइन. तो बेसिकली सेंट्रल पार्क हो गया आपका. सेंट्रल पार्क का एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में उसको बोलते हैं बिलियनर्स रो. एक रोड है जिसपे जो अपार्टमेंट्स है उससे बिलियनर्स ओन करते हैं. So you have an apartment, that means you're a billionaire. Do you get my point? They don't stay there. They just buy an apartment there. So those constructions are done in such a manner. लोग उधर एड्रेस नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं 212 मेरे घर है मेरा. 212 in itself is एड्रेस. वो बिल्डिंग का नाम है, समझ रहे हो क्या मेरा बात? वो 212 बोला मतलब वो अपने आप में एड्रेस है बाय डिफॉल्ट. वहां पे लोग खरीदते हैं ये प्रूव करने के लिए that I become a billionaire. Are you understanding? And every billionaire buys it to sell it at a higher price to new billionaires. सो इट्स ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट. मेरे को जाके रहना नहीं है उसको, समझ रहे हो क्या मेरा बात? वो बेसिकली अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बिलियनर्स रो है, उस एरिया में से बिलियनर्स के पास में घर है. तो आगे जो दुनिया में नए बिलियनर्स बनते जाएंगे वो उनसे खरीदते जाएंगे एंड पुराने वाले एग्जिट करते जाएंगे. इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट. सो इफ आई हैव लॉट ऑफ मनी, वेयर डू आई पार्क द मनी? सेफ किधर है? घर खरीद लो ना, कोई लेके नहीं जा सकता. सी बैंक्स कैन फॉल, बट घर तो उसके लिए ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट होना चाहिए कि बिल्डिंग गिर जाए. बट ऑब्वियसली अगर बिलियनर्स वहां खरीद रहे हैं मतलब उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी द टॉप नॉच इन द वर्ल्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ऐसा बहुत इंडस्ट्रीज है. एनएफटी इज जस्ट वन. मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने वैसा ही एक वर्चुअल इंडस्ट्री बना दी है. ऑब्जेक्टिव सेम है, कुछ नहीं कि लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इतना हाई वैल्यू आइटम्स को परचेस करेंगे. चलो आगे आ जाओ. ब्लॉकचेन.
अब अगर ब्लॉकचेन का हिस्ट्री का बात करेंगे तो ये 1990 में आ गया था, बट लोगों ने इसका कभी यूज नहीं किया जिंदगी में। इसका एक सिंपल लॉजिक क्या था अगर आप मुझे पूछेंगे, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वैसे ही ब्लॉकचेन है, बट इट्स जस्ट दैट ये सेम डेटा को इतने मल्टीपल ब्लॉक्स में कॉपी पेस्ट करके रखेगा। डीबीएमएस का एक रिस्क क्या था, आई हैव अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, समवन वांट्स टू एडिट, वो क्या करेगा, चेंज करेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा चेंज हो गया है। बट ब्लॉकचेन बिलीव्ड वंस अ डेटा इज बीइंग एंटर्ड दे विल डाइसेक्ट द डेटा इन सो मेनी पार्ट्स कि अगर किसी को डेटा चेंज करना हुआ उसको इतना पीछे जाके चेंज करना पड़ेगा कि ये ऑलमोस्ट चेंज करना इम्पॉसिबल है। इससे बेसिकली क्या होगा, एक बाय डिफॉल्ट ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो जाएगा कि मतलब वंस द डेटा इज बीइंग एंटर्ड आई कॉपी पेस्ट द डेटा इन सो मेनी शीट्स। मतलब जस्ट इमेजिन आपने क्या किया, एक शीट में जो डेटा, सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल, एक शीट में जो डेटा लिखा हुआ है इस सेम डेटा को 1000 और शीट में कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर कोई अब डेटा को चेंज करना चाहता है तो उसको पूरे 1000 शीट में जाके चेंज करना पड़ेगा, वरना पता चल जाएगा देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी इन वन शीट। बेसिकली कोई आसानी से ओवरराइड ना करे, इसके लिए वो टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया गया था। बिकॉज डीबीएमएस तो 1950-60s में आ गया था, पर उसके चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए 1990 में ये बात सोची गई थी। इसको करेंसी में कन्वर्ट करने का थॉट प्रोसेस तो बहुत बाद में आया, वो 2000 की बात है आइडियली। तब उन्होंने पहली बार ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए एक कोई प्रोडक्ट बनाने का ट्राई किया, एंड विच एंडेड अप बिकमिंग अ करेंसी, एंड दैट करेंसी पिक्ड अप सो मच दैट पीपल बिलीव्ड ब्लॉकचेन इज इक्वल्स टू क्रिप्टो करेंसी। इट इज नॉट द केस। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी जिसका थॉट प्रोसेस अलग था। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहता था ताकि चीजों को आसानी से डिलीट या चेंज या ओवरराइड ना किया जाए। दैट वाज द थॉट प्रोसेस। बट द प्रॉब्लम इज नाउ उसको आपने करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, करेंसी का माइनिंग करवाना शुरू कर दिया। इसलिए आपने बोला ना, anyone can do the mining of a currency. It's just that there is an algorithm, solve the algorithm, you will get rewarded with a coin basically. It's like a game. I've created coins, I've created a puzzle, you solve the puzzle, I'll give you a coin which has a value. Do you get my point? And value is there because so many people are interested in this. If people interest will come down, the value will also come down. It's simple, nothing else. It's like a puzzle created by you. ये स्मार्ट तरीके से क्रिएट किया है। जैसे कि आप सोचिए ना, बर्किन बैग, बैग का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो चिल्लर रहेगा, बराबर है कि नहीं आइडियली। बट मैंने लोगों को बता दिया कि ये बैग वैल्यूएबल है, मैंने वैसा एक मैकेनिज्म बिल्ड कर दिया लोगों के दिमाग में। अब लोगों को क्या लगेगा, मेरे पास अगर बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करने का है, बैग ही खरीद के रख लेते हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट्स मोर लाइक द परसीव्ड वैल्यू, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। सो मेरे को एक परसेप्शन क्रिएट करके वो वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है। सेम चीज क्रिप्टो करेंसी के लिए है कि देयर इज अ परसीव्ड वैल्यू। पीपल बिलीव ये करेंसी एक दूसरा, मतलब दुनिया की करेंसी को रिप्लेस कर देगा, इसलिए आज अगर है तो फ्यूचर में मेरे पास, इट्स नथिंग लाइक दैट। अनलेस दैट रियली हैपेंस, इट्स ऑफ नो यूज। आई होप इट्स लाइक अ परसीव्ड वैल्यू क्रिएशन। सो हर बिजनेस में करना होता है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी सेम ही चीज यूज किया। बट ऑब्वियसली द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज ब्लॉकचेन डिफाइन करेगा, फिर बोलेगा इसको हम बिटकॉइन में यूज करते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है, एक ही है, लॉज क्लियर नहीं है, स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं है, कंट्रीज में एक्सेप्टेंस नहीं है। ये चैलेंजेस हैं। इसीलिए आपने अगर गलती से भी किसी ऐसे लोगों से डील करते हैं विच यूजेस ब्लॉकचेन, तो ये टेक्नोलॉजी को समझते वक्त केयरफुल रहना चाहिए। इसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स लैक करते हैं। आइए खत्म करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। मतलब एक चीज को इतनी जगह डाइसेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दो कि सर ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इंक्रिप्शन जैसे सिक्योर्ड हो जाएगा। देखो, ईच ट्रांजैक्शन इज वैलिडेटेड बाय अ ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट क्रिएटिंग अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रेप्लिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टिसिपेंट। बेसिकली कोई अगर चेंज करेगा तो ये चेंज उसको हर जगह पे लेके जाना पड़ेगा। अगर सारी शीट्स अप्रूव करेगी तो ही वो चेंज एक्सेप्ट होगा। बेसिकली आप आसानी से इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हो। दैट वाज द एसेंस ऑफ ब्लॉकचेन। देखिए, ऑल ब्लॉक्स आर सीक्वेंस्ड। कोई भी अगर मॉडिफिकेशन या डिलीशन हुआ वो पूरे इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। अल्लाह बेसिकली वो चेंज करना अलाउ ही नहीं करेगा। ये एसेंस था ब्लॉकचेन का, नथिंग एल्स। आगे आइए, इसका एग्जांपल बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब आप अलग अलग चीज यूज कर सकते हैं। ऑडिट इंप्लीकेशन, सर सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है अप्रोप्रिएट गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस अराउंड ब्लॉकचेन।
Sir, weak blockchain application development protocols that cannot be overlooked because sir data privacy laws नहीं है वहां पे, regulations का कोई compliance नहीं है, geographical boundaries are a problem. For example, सोचो ना सबसे आसान यार हवाला करने का है, सबसे आसान बिटकॉइन है, कुछ नहीं, मेरे को इधर क्या करने का है, उसको बोलने का है एक काम कर, आई विल ट्रांसफर यू मनी थ्रू बिटकॉइन, फिजिकल मनी भी ट्रांसफर नहीं होगा, आई विल ट्रांसफर यू बिटकॉइन फ्रॉम माई इंडियन वॉलेट टू अ यूएस वॉलेट, यू हैव बिटकॉइन इन यूएस वॉलेट, गिव इट टू समवन, कन्वर्ट इनटू कैश. मतलब द हवाला कैन बी द इजीएस्ट वे एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रेस इट बैक क्योंकि देयर आर सो मेनी लेयर्स इन्वॉल्व, आप ट्रेस ही नहीं कर सकते. इसीलिए तो रैंसमवेयर वगैरह के लिए क्रिप्टो करेंसी क्यों लेता है, ताकि ट्रेस बैक करना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है. इतना यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड बनेगा कि कोई पता ही नहीं कर पाएगा ये पैसा आया किधर से. सर देखिए, ऑडिटर मस्ट बी एबल टू डिटरमाइन वेदर द डेटा पुट ऑन ब्लॉकचेन will expose the enterprise to lot of non-compliances because lot of countries have banned using such currencies. तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, करेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, तो नॉन कंप्लायंस है कि नहीं है, ऑडिटर ने चेक करना चाहिए. सर जो ब्लॉकचेन का स्ट्रेंथ है वही कभी कभी वीकनेस भी बन सकता है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन को रिवर्स ही नहीं कर सकता है. ट्रांजैक्शन इज इरिवर्सिबल, सो दैट कैन ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम इन सर्टेन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स बिकॉज इन बिजनेस यू मे नीड टू रिवर्स ट्रांजैक्शंस बट ब्लॉकचेन विल नॉट अलाउ यू टू मेक चेंजेस और मॉडिफिकेशन वेरी वेरी इजीली. सर फिर आपको ध्यान रखना चाहिए, रेगुलेटरी लैंडस्केप जो है वो अभी तक इवॉल्व हो रहा है, इसलिए ऑडिट टीम को पता होना चाहिए कि भाई लॉज एंड रेगुलेशंस उस कंट्री के क्या बोलते हैं, क्या हमको ये टेक्नोलॉजी यूज करना अलाउड है, किस पर्पस के लिए यूज करना अलाउड है, क्या टैक्सेशन रिगार्डिंग रूल्स अलग है, जैसे क्रिप्टो करेंसी के लिए टैक्सेशन रूल्स चेंज कर दिए. मतलब ये आपको पता होने चाहिए इफ यू आर एवर पार्ट ऑफ अ एंटिटी और ऑडिट जहां पे ब्लॉकचेन या उससे रिलेटेड कोई क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जा रहा है. वापस से दे आर नॉट टीचिंग व्हाट इज ब्लॉकचेन, दे जस्ट टेलिंग यू दिस इज ब्लॉकचेन, इंट्रोडक्शन. ऐसे ही ऊपर आएगा एक और आपका, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सर इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक इंसान इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सोच समझ के लॉजिकल डिसीजन ले सकता है. जब ये डिसीजन लेने का पावर मैं एक मशीन को दे दूं, जो मशीन मैंने बनाया है, आई विल कॉल दैट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अ मशीन कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, यू टेल एलेक्सा लाइट अप द लिविंग रूम, मतलब बेसिकली लाइट ऑन कर दीजिए. एक इंसान ये डिसीजन ले सकता है, और अगर एलेक्सा भी डिसीजन ले सकता है, दैट मीन्स देयर इज अ इंटेलिजेंट एस्पेक्ट जो आपने एक मशीन में इंक्लूड कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज एआई. पढ़िए डेफिनेशन, एग्जाम्पल पढ़िए, वेरी टफ एग्जाम्पल्स हैं, तो आप खुद ही पढ़ सकते हो. या Have you heard of this company? चलो तुम पढ़ लो एक बार के लिए, तुमको मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हूं. वेरी इंटरेस्टिंग वन, इसका स्टोरी भी जबरदस्त है. Have you ever heard of this company, Waymo? It's driverless cars. ड्राइवरलेस, ड्राइवर ही नहीं है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर. इट्स अ कैब सर्विस, इट्स लाइक उबर, और ड्राइवर नहीं आएगा उसमें. हाँ कार आएगा, इट्स लाइक दिस. हाँ इट्स ऑलरेडी फंक्शनल, दे आर टेस्टिंग दिस, इट्स इन कैलिफोर्निया, रिसेंटली स्टार्टिंग इन दुबई. गूगल के एक एक्स एम्प्लॉई का ये प्रोजेक्ट था, ये 2009-10 का प्रोजेक्ट है. इट्स बीन 13-14 ईयर्स टेस्टिंग करते हुए. एंड गूगल के फाउंडर्स ने साइड से फंड किया हुआ था पहले, दे डिड नॉट वांट दिस टू कम टू लाइट. इट वाज अ साइंड फंडेड. अब जाके ऑफिशियली अल्फाबेट के अंदर आता है, बट द एंटिटी इज वेमो. बेसिकली क्या करके रखा है उसने, हर तरीके से इतने कैमरा सेंसर्स लगा के रखे हैं कि उसको समझेगा तुम कब आ रहा है, किधर निकलना है, क्या करना है. इट विल वर्क लाइक, इट्स वर्क सीमलेसली. इट्स देयर इन कैलिफोर्निया. A lot of my friends use it, so I'm telling you, it's very common now. हाँ नहीं, अभी तो फ्री है. हाँ for a time period generally it's free. Very few people still use it obviously. Very interesting, but मस्त है एकदम, बहुत ब्रिलियंट है. और मतलब तुम पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, इसका स्टोरी तो मतलब बहुत ही क्रेजी है. See, formerly known as Google self-driving car project, but it was too risky. It could have resulted into reputation loss. इसलिए उसने बोला नहीं, हमारा नाम निकाल दो, create some other name, and it became Waymo. Parent company Alphabet, and the employees are ex Google.
Can you see headquarters, Mountain View? That is the headquarter of Google. It's the same place. अरे मैं तो मतलब प्रॉब्लम यही होता है कभी कभी ऑनेस्टली, कि हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिस्टम और एक प्रोसेस के पार्ट बन गए हैं जिसका मैकेनिज्म है कि तेरे को बताना है इसमें क्वेश्चन क्या आएगा। तो आप एक्चुअली में जो आपने पढ़ना चाहिए, जो आपने देखना चाहिए, जो आपने एक्सपीरियंस करना चाहिए, उससे बहुत दूर चले जाते हो। वरना एक बात बताओ, आपको क्यों नहीं पता होना चाहिए इसके बारे में? Why shouldn't people write about this? I'm just saying, if there is a technological advancement taking place in the world, why you shouldn't be aware of it? It is not today, 2009 yaar. It's old. I hope you're understanding this. But that's the problem. We are completely disconnected with some other world. And that's why people say California is California. Matlab, people have raised money over a coffee table just because of the idea. वहां पे लोगों का आज आप बैंगलोर को लगता है ना स्टार्टअप के लिए चले जाओ बैंगलोर, why people say go to Bangalore, you will be able to raise money. Bangalore became Bangalore because of California. मतलब वहां people have raised money over a coffee table, I'm telling you, not kidding. There is another place, I don't know, तुमको इसके बारे में तो मालूम ही नहीं रहेगा। Y Combinator मालूम है क्या? Yes. So Y Combinator is a, you can say, एंजल इन्वेस्टर इन अदर वर्ड्स, जहां पे आप अगर एक स्टार्टअप फाउंडर हो उनके पास जाओ, वो आपको सिखाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, अप टू 1 मिलियन पैसा वो खुद भी इन्वेस्ट करेंगे। मिस्टर ज़करबर्ग इज पार्ट ऑफ दिस। वो आपको खुद, मतलब जो दुनिया के बेस्ट पॉसिबल फाउंडर्स है, सैम ऑल्टमैन भी था इसके अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़करबर्ग, ऑल दीज पीपल आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे गाइड द स्टार्टअप्स कि कैसे बड़ा बनना चाहिए। ये तो क्रेजी है, मतलब कितने स्टार्टअप $1 बिलियन बन गए, यहां से निकल करके उसका लिस्ट देखोगे तो पागल हो जाओगे आप। देखो 4000 फंडेड स्टार्टअप्स, उनका कंबाइंड वैल्यूएशन $600 बिलियन है, एंड दे डोंट इन्वेस्ट मोर देन $1 लाख। रिमेंबर दैट। पहला फंडिंग जो है वो ये डालते हैं, 1 लाख उनका लिमिट है, उसके ऊपर पैसा नहीं डालते हैं, बट उनके इन्वेस्टमेंट्स का जो वैल्यू है वो देखो, इट्स क्रेजी। टॉप कंपनीज, इंडियन एंटिटीज भी रहेंगे, एयरबीएनबी है, डोरडैश है, कॉइनबेस, ज़ैपियर है, रेजर पे है, बहुत मिल जाएंगे आपको। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ग्रो दिख रहा है, ज़ेप्टो, ग्रो, इंडिया वाले एंटिटीज। मतलब पर क्यों इंडिया में नहीं सिखाया जाता मेरे को, ये आप क्यों नहीं बताते लोगों को? मतलब फॉर एग्जांपल आप डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन पढ़ा रहे हो, मतलब आई मीन दैट डजंट मेक सेंस। यू विल नॉट बी, प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट क्रिएट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट इक्विप्ड, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड। आप उसको यूज कैसे करना है, थोड़ा सा फाइनेंशियल वर्ल्ड को बढ़िया से कनेक्ट करो। मतलब वी हेल्प फाउंडर्स टू मेक समथिंग पीपल वांट एंड द रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। You get, आपका पीओसी होना चाहिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट बनाया है, आप इसको प्रूव कर चुके हो एक पर्टिकुलर एरिया में, आप उनको अपना प्रोफाइल बना के भेजिए। अगर उनको पसंद आता है वो आपको सेलेक्ट करते हैं, कुछ वीक ऑफ प्रोग्राम्स के लिए यूएस बुलाते हैं स्पेसिफिकली, जहां पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो सब होने के बाद में इफ दे लाइक दे विल पुट सम मनी और दे विल कनेक्ट यू विद सम पीपल हु कैन पुट मनी इन योर बिजनेस। बेसिकली बडिंग स्टार्टअप्स को हेल्प करने का काम। It's like your, there's a word for this, I'm forgetting the word, नहीं not see, there's a word for this, specific word है यार, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स या बिजनेस इंक्यूबेशन फ्रेमवर्क, जहां पर आपको एक पॉड के अंदर रख करके बिजनेस को ग्रो कैसे करना है वो सिखाया जाता है। चलो अब हम कैरिड अवे हो रहे हैं, हमने खत्म कर देना चाहिए। नहीं, कंपल्शन नहीं है। दे वॉन्ट यू to have an entity there eventually if you want investments. Only for the purpose of joining them it's fine, but if you want money from them then the registration is required because they believe other country के laws and regulations are not trustable. उनका लॉजिक सिंपल है। सी वाई फ्लिपकार्ट को सिंगापुर में क्यों लिस्ट किया? क्योंकि इंडिया में उस जमाने में पैसा रेस करना by having registration in India was impossible. Other countries never trusted Indian laws in 2005, 7, 10 कि भाई इधर हमने पैसा डाल दिया, पैसा बड़ा हो गया, और अगर साला यहाँ का कंट्री के लॉज ने हमें सपोर्ट नहीं किया तो फिर क्या? अरे अमेजोन के साथ में भी हुआ है यार, फ्यूचर ग्रुप, अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप अक्वायर करने के लिए बोला, बाद में रिलायंस को पूरा फ्यूचर ग्रुप बेच दिया। इनडायरेक्टली अमेजोन की एंटिटी भी रिलायंस से खरीद लिया, बराबर है कि नहीं है? एवरीवन इज साइलेंट इन द वर्ल्ड। हुआ कि नहीं हुआ गलत? हालांकि बाद में शांत हो गया, मतलब बाद में समझ में आया कि अमेजोन इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएगा, इंडिया की बेइज्जती हो जाएगी। रिलायंस को नहीं टेक ओवर करने दिया कंप्लीटली, उसको दबा दिया, बट कोई एक्शन भी तो नहीं लिया। आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सबने अप्रूवल दे दिया, कैसे?
वही आपको बोल रहा हूं ना, मतलब दैट क्लियरली मींस कोई कॉल जाता है तब अप्रूवल मिलता है, तो मतलब गलती हो गया ना टेक्निकली। तो बाहर वाला जो एक इन्वेस्टर है वो क्या बोलेगा, मेरे को काय को स्ट्रेस चाहिए, मैं उस कंट्री में रजिस्टर्ड एंटिटी पैसा डालूंगा ही नहीं जिधर के लॉस मेरे को नहीं समझते, क्योंकि उनके लॉयर्स बोलते हैं नहीं उस बोल को उसको बोल या तो सिंगापुर में रजिस्ट्रेशन कराएगा या यूएस में रजिस्ट्रेशन कराएगा तो मैं पैसा डालेगा, बिकॉज यहां के लॉज अपने को कंट्रोल देते हैं। दैट्स द थॉट प्रोसेस। चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोग पहले डेफिनेशन पढ़िए। सर, it refers to a system or a machine that can think and learn on its own. It can make important decisions for you. Examples you already know. Lot of AI we also use. Sir, auditor implication. ऑडिटर ने ऑब्वियसली अगर कंपनी एआई बेस्ड सिस्टम्स वगैरह यूज कर रहा है तो एल्गोरिथम क्या है, उनके आउटपुट्स वगैरह बराबर आते कि नहीं आते। एआई इज बिल्ट ऑन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, तो मेरे को देखना चाहिए वो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड पॉसिबल बग्स वगैरह हो सकते हैं। मतलब नॉर्मली इन एंटिटीज का ऑडिट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जेन्युइनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट समझ सकता है, बट उनका बिजनेस एस्पेक्ट समझने के लिए आपको हाईली टेक सेवी बिजनेसेस को, इंटरनल ऑडिटर्स को हायर करना पड़ेगा। आपने कंफर्म करना चाहिए ऑफ हाउ द यूज ऑफ एआई अफेक्ट्स द एंटिटीज फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, कैसे रिपोर्ट्स एनालिटिक्स को इंपैक्ट आएगा। बेसिकली अब समझिए जो ये एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेसेस के अंदर वो सही है कि नहीं है, उससे कोई नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं हो रहा है, रिपोर्ट्स वगैरह बराबर बन रहा है क्या, डिसीजन मेकिंग बराबर से ले पा रहे हैं क्या, एआई की वजह से नए रिस्क आएंगे, उन नए रिस्क को कैसे एड्रेस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन रिस्क मेरे लिए सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट रिस्क। कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया, देखो AI may also be used to diagnose medical condition, but if AI is not built properly, आपको medical diagnosis गलत दे देगा, diagnosis गलत होगा तो मेडिसिन गलत चला जाएगा, मेडिसिन गलत जाएगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। डेटा प्राइवेसी इशू इज द बिगेस्ट कंसर्न ऑलवेज। बेसिक्स ऑफ AI लिख के दिया है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड द चैलेंजेस। ऐसा ही एक वर्ड और है दैट इज कॉल्ड एज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कुछ नहीं, सेम एग्जाम्पल है। एक तरीके से मान लीजिए AI को आप जब इंटीग्रेट कर दें डिवाइसेस में या प्रोडक्ट्स के अंदर जो हम यूज करते हैं वो IoT बन जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है आपके डे टू डे बेसिस में लाइफ में जो आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, RO यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, अगर उसको आप इंटरनेट से इंटीग्रेट कर सकते हैं दैट मीन्स आपको फंक्शनलिटी है, आप अपने कार को ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने वॉशिंग मशीन को ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, डोर्स, कर्टेन, लाइट्स को अगर आप एक ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट इनेबल्ड हो गए, दे आर कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो रिस्क AI के वो रिस्क इधर रहने वाले हैं। 2 मिनट स्पेंड करके पढ़ लीजिए। मेरे को ये कुछ ग्रेट नहीं लगता है ऑनेस्टली, बिकॉज ये इंटरमीडिएट सिलेबस में EIS में ऐसे ही थे, मतलब कुछ अलग था नहीं इसमें। एग्जाम्पल्स तो क्या क्या लिखते हैं ना, मतलब हाँ, रेफ्रिजरेटर प्लेसिंग ऑर्डर विद द ग्रोसरी स्टोर। आगे देखो अच्छा हाँ, रेफ्रिजरेटर फॉर एग्स। एक इंटर में एग्जांपल दिया था, योर डस्टबिन इज कनेक्टेड विद द सेंसर, तो म्यूनिसिपैलिटी को मैसेज आएगा कि डस्टबिन के अंदर कचरा कलेक्ट करने के लिए चले जाओ। डस्टबिन किधर है, सेंसर तो बहुत दूर का बात है। यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। जोक। ऑब्वियसली वो तो सबसे बड़ा रिस्क है ये। ऑब्वियसली मैनुअल कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं कर पाओगे, खुद को अपस्किल करना पड़ेगा समझने के लिए काम कैसे होता है, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क डिवाइस हाईजैकिंग, डेटा साइफरिंग, डेटा का चोरी हो जाएगा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। वॉशिंग मशीन काम ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी ने आपके वॉशिंग मशीन को हैक कर लिया। अलग चैलेंजेस है, अलग प्रॉब्लम्स है, होपफुली नहीं आए दुनिया में तो अच्छा है। पीपल हैव दीज चैलेंजेस बट ठीक है। जस्ट इमेजिन आजकल बहुत फैंसी हो गया, कार्स का चाबी कौन कैरी करता है? यू डोंट नीड टू कैरी द की। यू नो दैट BM and Merc and all, they give you now option to switch on the car and control the car from the app, ठीक है। प्लस दे गिव यू अ कार्ड, एक कार्ड जैसा नॉर्मल कार्ड आता है, लाइक अपना टैप करते हैं ना कार्ड, यू जस्ट कैरी द कार्ड इन योर वॉलेट, दैट्स लाइक अ की, इट्स लाइक अ वर्चुअल की। आपको मतलब यू डोंट नीड टू कैरी अ फिजिकल की टू स्टार्ट द कार। बेसिकली आपको वो कार्ड है तो काम हो जाएगा। व्हाट इफ, आपको पता ना ऐसा होटल्स में बहुत कॉमनली होता था, अगर आप अपने होटल के रूम एक्सेस कार्ड को अपने डेबिट कार्ड से एंड क्रेडिट कार्ड से साथ में रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता था।
देयर वर सर्टेन चैलेंजेस, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं। आज भी पुराने जो बहुत सारे होटल्स हैं उनके अंदर जो कार्ड्स यूज करते हैं, अपन कार्ड यूज करते हैं रूम को खोलने के लिए, या होटल के अंदर आप जब लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट डजंट गो अप, यू हैव टू पुट द कार्ड, वो कार्ड बोलता है तेरे को 8th फ्लोर पे रूम दिया है, तो लिफ्ट तेरे को 8th फ्लोर पे लेके जाएगा बस, तो कोई भी फ्लोर प्रेस कर जाएगा ही नहीं, बराबर है कि नहीं है, मतलब कार्ड इज एक्टिव, बराबर है कि नहीं। इफ दैट कार्ड इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ योर ओल्ड डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स विदाउट द चिप, तो उससे वो एग्जिस्टिंग कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता था। तो आपको ऐसा होता था, कार्ड दे दिया, आप ऊपर पहुंचे, टैप कर रहे हैं, रूम ओपन ही नहीं होगा। जस्ट इमेजिन आप अपने घर का गाड़ी का चाबी घर पे छोड़ के आए, कार्ड लेकर के घूम रहे हैं, बराबर है कि नहीं, टैप कर रहे हैं, गाड़ी ओपन नहीं हो रहा है। So, अपने अलग अलग चैलेंजेस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, आज की तारीख में जैसे नया प्रॉब्लम है, जब आप इतने बड़े बड़े टच स्क्रीन देने शुरू कर दिए तो एसी का ऑन ऑफ का बटन ही नहीं होता है। लिटरली एसी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको टच स्क्रीन में 4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है, फिर जाकर टेम्परेचर दिखता है। मतलब इफ यू ड्राइविंग अ कार, आपको ठंड लग रही है, टेम्परेचर बढ़ाने का है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी चेंज करने के लिए, या फिर आपको फिर बोलना पड़ेगा हे बीएम और मर्सिडीज काइंडली स्विच, लेट्स से आई फीलिंग कोल्ड, इंक्रीज द टेम्परेचर और रिड्यूस द टेम्परेचर, आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अदरवाइज वो करने के लिए आपको साइड में, सो यू नो मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स कि बटन्स भी चले जा रहे हैं बेसिकली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जाने दो। एक लास्ट चीज पढ़ेंगे, कुछ कंट्रोल्स लिख के दिए उन्होंने साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, 3 कंट्रोल्स है, पढ़ लेते हैं। आ जाओ पेज नंबर 12.18। बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी रिस्क थे, उसके अराउंड इन्होंने बोला 3 कंट्रोल्स बहुत कॉमन है, ये आपके जनरल आईटी कंट्रोल्स जैसे ही है, एक आध एप्लीकेशन कंट्रोल भी है, 3 कंट्रोल्स का रेफरेंस दिया है फॉर साइबर सिक्योरिटी रिस्क। नंबर 1 कंट्रोल कंसिडरेशंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क, नंबर 1 इज कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। सिंपल चीज, मैं एक ईआरपी यूज करता हूं, ईआरपी में मेरे वेंडर्स का मास्टर डेटा आता है। वेंडर का मास्टर डेटा कौन बनाता है, वेंडर का मास्टर डेटा कौन चेंज कर सकता है, वेंडर के मास्टर डेटा में अगर चेंजेस लाए तो इससे मेरे अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरा वेंडर है या जो कस्टमर है, कस्टमर को मेरा क्रेडिट पीरियड जो अलाउड है या क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करने का जो मैकेनिज्म है वो मेरे मास्टर डेटा में रहेगा, वो किसी ने चेंज कर दिया तो डोंट यू थिंक आई मे एंड अप सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको मुझे शायद क्रेडिट पे नहीं बेचना चाहिए था। या वेंडर मुझे क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है बट मेरे सिस्टम में चेंज कर दिया तो मैं उसको कैश पेमेंट कर दूंगा अननेसेसरीली, ऐसी चीजें हो सकती है। तो सर आपके पास कंट्रोल्स होने चाहिए वेंडर डेटा सेटअप करने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए। एग्जांपल्स पढ़िए, सर्टेन साइबर क्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पर आप बैंक अकाउंट को चेंज कर देते हो, क्रिटिकल वेंडर इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हो थ्रू ईमेल फिशिंग, तो क्या होगा, आपको लग रहा है आपने वेंडर को पेमेंट किया बट एक्चुअली बैंक अकाउंट किसी और का रहेगा, पेमेंट किसी और को चले जाएगा क्योंकि आपके ईआरपी में जो वेंडर के बैंक अकाउंट डिटेल्स है उनको चेंज कर दिया जाएगा। देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक चेंजेस टू वेंडर मास्टर डेटा, क्या ये प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है। सर कम्युनिकेशन चैनल्स है कि नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल ईमेल, अगर कोई चेंजेस होते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना बैंकिंग रिलेटेड मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा, आपको ईमेल आता है दैट दिस डेटा हैज बीन चेंज्ड। अगर आपको लगता है आपने नहीं किया तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर दीजिए ताकि उस चीज को क्या कर दिया जाएगा, अबॉर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी ने मास्टर डेटा चेंज तो कर दिया तो जिसका मास्टर डेटा उसको इंफॉर्मेशन जाना चाहिए आपका ये मास्टर डेटा चेंज हो गया है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। नेक्स्ट देखो, व्हाट सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड to initiate, authorize and process requests related to changes to master data of a vendor। ये vendor एक example है, it can be anyone's master data। basically ERP में change management system कैसे work करेगा वो आपका point number 1 है। controls should be there for change management system, vendor is one example। दूसरा वाला बहुत टफ है, you need controls for electronic transfer of funds। कौन ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इधर भी मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होता है, कैशियर ने बोला इसको 5 लाख पे करना है, उसने कॉर्पोरेट बैंकिंग में लॉगिन करके 5 लाख का पेमेंट रिक्वेस्ट रेज किया होगा, ऑथराइज पर्सन को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपके से एक एम्प्लॉय ने ये पेमेंट करने के लिए इनिशिएट किया है रिक्वेस्ट, अगर सही पर्सन अप्रूव करता है तो ये पेमेंट एक्चुअली होगा वरना पेमेंट नहीं होगा। तो कौन ऑथराइज्ड है, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, रिकंसिलेशंस कौन करता है, ऑनलाइन पेमेंट तक का लिमिट होना चाहिए कि आप कितने अमाउंट तक का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, 5 लाख तक का, 10 लाख तक का, 50 लाख तक का, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद में मैनुअल इंटरवेंशन लगेगा कि आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी से, सीईओ की ईमेल आईडी से अगर बैंकर को
डिवाइस गया तो ही बड़े अमाउंट का पेमेंट होगा, वरना नहीं होगा, या चेक साइन करवा के लेके जाया जाएगा फ्रॉम द ऑथराइज सिग्नेटरी तो ही ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे कंट्रोल्स लगेंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बेसिक एग्जांपल्स दे रहा है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क के लिए आपने क्या कंट्रोल लगाने चाहिए। हु कैन मेक चेंजेस इन द सिस्टम, there should be controls for electronic fund transfer. And the last one is patch management. ये पता है क्या बोलता है, जैसे हमने याद है कल बताया था कि आपके बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, कनेक्शंस होता है, डेटा यहां पे आ रहा है, डेटा यहां से, जैसे आपको बोला वेबसाइट के ऊपर आपने ऑर्डर प्लेस किया, बट वही डेटा मेरे ईआरपी में भी आ रहा है। बट अगर मैं बोलता हूं ये इंटीग्रेशन के दौरान कोई लीकेज है, इंटीग्रेशन दौरान क्या है, कोई लीकेज है, कैसे लीकेज होगा सुनना। मेरा वेबसाइट पे ऑर्डर आया, एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तू इधर से रेवेन्यू निकाल, मतलब ऑर्डर जो रिसीव हुआ वो डेटा निकाल, फिर ईआरपी में अपलोड कर। बीकॉम लेवल एग्जांपल बोलूं, वेबसाइट पे ऑर्डर आया, उसका डेटा निकालते हैं, फिर वो डेटा को एक फॉर्मेट में डाल के टैली में डंप किया जाता है। मैनुअल इंटरवेंशन हो गया। अगर इंसान ने गलती की, 100 ऑर्डर आया, 90 80 एंटर किए, 2 का रेवेन्यू लॉस। पर दिखना कब चाहिए, बीआरएस में दिखना चाहिए। बट दूसरा रिस्क है, मेरे वेबसाइट पे 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट करने का एंड कैश एट फिजिकल ऑफिस। तो 100 ऑर्डर आए, उसमें से 98 ऑनलाइन आए, 2 का कैश आया। इसने क्या किया, 98 जो ऑनलाइन आया वो टैली में डाल दिया, 2 का जो कैश आया टैली में डाला ही नहीं। टैली में क्या दिखेगा, 98 का रेवेन्यू है, बैंक स्टेटमेंट में कितना दिखेगा, 98 का रेवेन्यू दिखेगा, 2 जो कैश का आया डिपॉजिट ही नहीं किया। तो कहना ही से ऐसा जितना जितना बाइफर्केशन रहेगा उन सबको आपने प्रॉपरली पैच करना चाहिए, मतलब कनेक्टेड रखना चाहिए। ये पैच मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो इतने बढ़िया होने चाहिए कि उनमें बाईपासिंग, लीकेज होना कम से कम रहेगा। ये चीज को हम नॉर्मली एपीआई इंटीग्रेशंस बोलते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, क्यों ना आप रेजर पे, इंस्टामोजो इनके पास जाओ कि हर तरीके से पेमेंट इधर ही किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपके ईआरपी को डेटा ट्रांसफर करके देंगे, ताकि सीमलेस रहेगा। आपको मैन्युअली डेटा उठाने का जरूरत नहीं है, रिकंसिलिएशन का जरूरत नहीं है, चोरी होने का आपको डर नहीं रहेगा। इसके लिए भी कंट्रोल्स होने चाहिए, वो कंट्रोल ओवर पैच मैनेजमेंट बन जाएगा। ये बेसिकली 3 कंट्रोल्स है साइबर रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए। ऐसे कुछ कंट्रोल्स बिजनेस में होने चाहिए। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, ऐसे हजारों कंट्रोल्स आइडियली बिजनेस में डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस होने चाहिए। आई नो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बट हमको बेसिक्स ऑफ डिजिटल ऑडिट पढ़ना था। लेट मी गिव यू अ प्रायोरिटी वाइज लिस्ट, क्या आपने फोकस करना चाहिए। स्टार्ट से आ जाइए। सबसे पहला चीज, डिजिटल ऑडिट, ऑडिट डिजिटली, 2 हेडिंग्स थे। उसके अंदर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, पेज नंबर 12.3। ये आंसर मेरे को लगता है अच्छा रहेगा। अगर वो आपको डिजिटल ऑडिट, ऑडिटिंग डिजिटली, किसी भी केस में एडवांटेज पूछे, आंसर ये लिखने का ट्राई कीजिएगा। दिस विल बी सेंसिबल। पहला चीज आप यही पढ़ेंगे, बराबर है। सीधा आ जाइए उसके बाद डायरेक्टली पेज नंबर 12.5 के ऊपर, सॉरी 12.6 के ऊपर। कैन यू सी कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली, दीज आर योर चैलेंजेस जो उन्होंने अलग अलग स्टेजेस में लिख के दिए हैं। दिस विल बी योर स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्यों ही चाहिए, जैसे वाई बीपी होता है वैसे वाई डिजिटल ऑडिट, कैसे टेक्नोलॉजी हमको हेल्प करने वाला है, ऑप्शंस क्या क्या, सही ऑप्शन क्या रहेगा, उस तरीके से आपके स्टेजेस होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट, इधर 2 क्वेश्चन। जनरल अंडरस्टैंडिंग पूछा, पॉइंट नंबर 4 से काम हो जाएगा। स्पेसिफिकली पूछता है क्या की एरियाज हैं जो आपको दिमाग में रखना है। मेरे को लगता है की एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है, मैनुअल कंट्रोल्स है, कंपनी कैसे टेक्नोलॉजीज को यूज करता है, हाउ कॉम्प्लेक्स इज अ टेक्नोलॉजी। प्रॉपर 5 पॉइंट लिख करके दिए हैं, ये मेरे को बढ़िया इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम के हिसाब से। इज दिस क्लियर टू यू? आगे आइए सीधा। आईटी रिस्क 2 जगह लिख के दिए हैं, एक है यहां पर पेज नंबर 12.9 पे, एक लास्ट में लिखा हुआ है। आपको दोनों आइडेंटिफाई करके देता हूं, दोनों में से कोई भी एक आंसर कि अलग अलग टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क क्या है, उसके एग्जांपल ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क जनरल आंसर आएगा। अनऑथराइज वर्ड याद रखना, अनऑथराइज इंसान को एक्सेस मिल जाएगा, अनऑथराइज इंसान डेटा चेंज कर देगा, डेटा का लॉस हो जाएगा, डेटा बाईपास हो जाएगा। मतलब इसके अराउंड आप 4-5 एग्जांपल लिख सकते हो। बट अगर साइबर सिक्योरिटी रिस्क पूछे तो मैलवेयर्स क्या होते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, इनसाइडर थ्रेट क्या होता है। ध्यान से, साइबर सिक्योरिटी वाले एग्जांपल पूछ रहा है या टेक्नोलॉजी रिस्क पूछ रहा है, सोच समझ के आंसर देना।
हाई चांसेस टेक्नोलॉजी रिस्क के हैं, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी रिस्क पे वो स्टेजेस पे क्वेश्चन पूछेगा, फ्रेमवर्क पे पूछेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये आंसर आपको बताता हूं, 2 जगह पे लिखा हुआ है। 12.9 यहीं पे बाजू में लिख दीजिए, ऑल्सो रेफर पेज नंबर, यहीं पे लिख दो, ऑल्सो रेफर पेज नंबर 12.29। उधर भी सेम टेक्नोलॉजी रिस्क लिखे हुए थे, रादर यहां सिंपल लिखे हुए थे, तो दोनों जगह में से कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हो। ऑल्सो रेफर 12.29 लिखा आपने, वापस आइए। इसके बाद में सीधा मैं आ जाऊंगा डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर। सॉरी, आईटी डिपेंडेंसीज, 5 आईटी डिपेंडेंसीज, पेज नंबर 12.10, स्पेसिफिक क्वेश्चन। 5 आईटी डिपेंडेंसीज, ऑटोमेटेड कंट्रोल रहेंगे, ऑटोमेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा, रिपोर्ट्स आएंगे, रिपोर्ट्स पे हम डिपेंडेंट रहेंगे, इंटरफेसेस रहेंगे, कनेक्टिविटी रहेगा, सिक्योरिटी का बाइफरकेशन आईटी में ही होता है। ये 5 डिपेंडेंसीज आनी चाहिए, ऑल 5 आईटी डिपेंडेंसीज यू शुड नो। फिर कंट्रोल्स को इग्नोर कीजिएगा। साइबर रिस्क्स ये जो है, इनको मैं बोलूंगा एमसीक्यू के लिए जरूर रीड कीजिएगा। रैंसमवेयर क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, कोई एक आध एमसीक्यू 1 मार्क के लिए आ सकता है, रीड करके उड़ा सकते हो। स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क इंपॉर्टेंट है, फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, बट फ्रेमवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा। इधर एक अच्छा 5 मार्क का क्वेश्चन आज ही पढ़ाया था, आइडेंटिफाई द रिस्क, प्रोटेक्ट द रिस्क, डिटेक्ट द रिस्क, उसके बाद में उसका रिस्पॉन्स एंड देन रिकवरी। सिंपल से 5 फ्रेमवर्क के स्टेजेस थे। कंट्रोल्स को इग्नोर कर सकते हो आप। रिमोट ऑडिट इंपॉर्टेंट लगता है स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, घर से बैठ के ऑडिट करने का ऑप्शन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डेटा एनालिटिक्स जरूर इंपॉर्टेंट है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डेटा एनालिटिक्स, उसमें 3-4 एग्जांपल आने चाहिए। एसीएल क्या है, पावर बीआई क्या है, केसवेयर क्या है, बेसिक एग्जांपल इज फाइन। ऑटोमेटेड टूल्स में मेरे को सब टाइम पास लगता है, सिर्फ एक ही काम का चीज लगता है, दैट इज कॉल्ड एज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, वो जरूर काम का है। बाकी टाइम पास नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट में पेज नंबर 12.30, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, एमसीक्यू वगैरह में एआर क्या है, वीआर क्या है, बेसिक मीनिंग आपको आना चाहिए। अदर देन दिस यू कैन इग्नोर। तो आप अगर थोड़ा लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली खुद से शायद, और देखो आप इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते हो, इधर से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन की वजह से वो जो एक क्वेश्चन रहेगा जिसके 4 पार्ट होते हैं, आपका वो डिसीजन मेकिंग खराब हो जाए। ऑनेस्टली हो सकता है वो 3 या 4 पार्ट में से बाकी सब आता है, सिर्फ इस एक चैप्टर की वजह से वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए, उससे आपके ओवरऑल 8-10 मार्क का फर्क पड़ जाए। डोंट डू दैट। आई एम टेलिंग यू 2 चैप्टर्स, ईएसजी, डिजिटल ऑडिट, कितना भी चैलेंजिंग लगे वो आपको करना ही है। क्यों बोल रहा हूं आपको बार बार, मेरा बात समझो, व्हाई एम आई सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। आईसीआई का सेक्शन वाइज वेटेज है, एंड ट्रस्ट मी दे विल टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, आई रियली मीन दैट। इनिशियल कुछ अटेम्प्ट्स में तो 100% एज इट इज फॉलो होगा। देखो एडवांस ऑडिटिंग, पहले स्टैंडर्ड्स आ गए अपने पूरे के पूरे, ऑल स्टैंडर्ड्स योर चैप्टर नंबर 11 तक, उनका वेटेज क्लियर हो गया। अब देखो चैप्टर 12 अलग से वेटेज दिया है, डिजिटल ऑडिट, मतलब यहां एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं आपको लिख के बोल रहा हूं। दैट इज व्हाई आई स्पेंड 4 लेक्चर्स, अदरवाइज नहीं डालता था मैं। उसके बाद यहां से जो सारे चैप्टर है वो सब कंबाइंड है, तो गारंटी नहीं ग्रुप ऑडिट में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। एनबीएफसी बैंक में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। पीएसयू, इंटरनल, ड्यू डिलिजेंस, ये सब मिलाकर के 17 से 20 मार्क लिखा है। मतलब आउट ऑफ दीज 5 चैप्टर्स मे बी दे मे एंड अप आस्किंग मोर क्वेश्चंस ऑन ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड लेट्स से फॉरेंसिक ऑडिट। नॉर्मली दे शुड आस्क 1 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर, बट यहां पे एटलीस्ट कंबाइंड वेटेज है, कंफर्मेशन नहीं है। बट इस चैप्टर का देखो, चैप्टर 18 ईएसजी स्पेसिफिक है, ईएसजी एंड डिजिटल ऑडिट दोनों स्पेसिफिकली वेटेज दिया है, मतलब उधर कंफर्म क्वेश्चन आएगा। मिसलीनियस चैप्टर्स का एक ही चैलेंज होता है, कहां से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस बार अच्छा है सेक्शन वाइज में 2 तो बाइफरकेटेड करके दे दिए, मतलब सैंपलिंग अगर हो भी सकता है तो बचे 5 चैप्टर से हो सकता है, इन दोनों से नहीं हो सकता है एट एनी कॉस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अभी गुड, पक्का।